सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते एक आधा साल आप लोगों के सामने से गुजर गया है, एक नया मंथ आप लोगों के सामने स्टार्ट हो रहा है। तो कैसा चल रहा है ये साल अब तक का? क्या जैसा सोचा था वैसा चल रहा है या फिर कुछ अप्स डाउन चल रहे हैं? तो जैसा भी आप लोगों को लग रहा है ये साल कैसी एक्सपेक्टेशन थी और कैसा जा रहा है, तो इसके बारे में बैठकर एक बार एनालिसिस जरूर कीजिएगा और आगे कैसे चीजों को चेंज करना है। जिस तरीके से आप लोगों को सोचना था क्या उस तरीके से लेकर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए जिंदगी ना हर टाइम एक जैसी नहीं चलती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथों की पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। इसी तरीके से यार हमारी जिंदगी होती है, वो हमेशा कभी अच्छी रहेगी कभी बुरी रहेगी। पर लेकिन जब आप लोगों को लगता है कि अच्छी चल रही है, उस टाइम पर आप लोगों का मतलब ये है कि आप लोगों की जिंदगी आप लोगों के हिसाब से चल रही है। और नॉर्मली इंसान कभी नहीं चाहता कि उसके हिसाब से चलने वाली जिंदगी में कोई दिक्कत आए, तो इसलिए उस टाइम पर इंसान सबसे कम सीखता है। पर लेकिन जब ये रहता है जिंदगी जो बड़ी बुरी चल रही है, उस टाइम पर हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो उस टाइम पर इंसान जो है वो सबसे ज्यादा चीजें सीखता है। तो अगर जिंदगी में आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी बुरी जिंदगी चल रही है, इसका मतलब यह है कि आप लोग सबसे ज्यादा चीजें इस जिंदगी में सीखने वाले हैं। तो जहां जहां पर भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती रहे जिंदगी में, उसको लिखिए, देखिए क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आगे बढ़िए। और कोई भी एक दिन आप लोगों को जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप लोगों को किसी पंडित के पास में जाने, किसी मौलवी के पास जाना है। आप लोगों को जब भी लगे कि हाँ आप लोगों को कुछ चेंज करना है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चेंज ला सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंज जब मिलकर इकट्ठा होंगे ना, इतने बड़े चेंज बन जाएंगे कि आप लोग इनको देखकर सरप्राइज हो जाओगे। तो जिंदगी जीने के यार दो तरीके बताए गए हैं। पहला तो ये कि जो आप लोगों के पास में है ऑलरेडी, ठीक है, उसको आप लोग पसंद करना, उसको आप लोग पसंद करना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये है कि जो आप लोगों को पसंद है या फिर उसको अचीव करो, यानी कि जो चीजें आप लोगों के पास में है या तो उनको एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, या फिर जो चीजें आप लोगों के पास में नहीं है उनको अचीव करने की दम रखो। तो दोनों में से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे वो आप लोग चूज कर लो। जिंदगी जीने का एक आसान तरीका है, एंजॉय करोगे जिंदगी को, जो भी आप लोगों को इसमें से अच्छा लगे उसको एक चूज कर लो। देखिए जिंदगी में क्या होता है ना, हम लोग ना तो वो हासिल करते हैं जो हम लोग को चाहिए, दुखी रहते हैं, और जो पास में है उसको देखकर रोते रहते हैं, नहीं यार ये मेरे पास नहीं है यार, मुझे तो और अच्छी चीज चाहिए। अरे अच्छी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, उसको लो ना। अगर नहीं चाहिए तो इसमें काम चल रहा है उसको एंजॉय करो। तो एक चीज कोई भी चूज कर लो, जिंदगी जीने में आसानी रहेगी। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखना। उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक ओवरव्यू है लेक्चर का, जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इससे काफी कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लोग को अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में ओवरव्यू है। सबसे पहले बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे किसके अंडर में है? ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो इसके द्वारा अभी क्या किया गया, हमारी कंट्री में जो रोड के ऊपर, इनके सड़कों के ऊपर जो डेथ होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसको कम करने की बात की जा रही है। कम भी कितना? 50%। तो कब तक इसको 50% कम करने की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके द्वारा अभी यहां पर नोटिफाई किया गया पीयूसी। तो ये पीयूसी क्या है? एक तरीका सर्टिफिकेट है जो अक्रॉस द कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये सेंटर जो यहां पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है उसके अंडर नजर आएगा। तो ये कब के रूल है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट है। खासकर हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। और हाँ, अब की बार देखो महीना स्टार्ट हो चुका है और मैंने मंथ जो है वो सही लिखा है, ठीक है। कई बार ये रहता था कि महीना अगला चल रहा है, यहाँ पर पिछले महीने की ये डलावज से जून चल गया, मई चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। देखो अब ठीक है, तो अब ये मत बोलना कि गलत डाल रखे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली लेवल ऑफ, जैसे हमारी कंट्री में जो बर्थ और डेथ के जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी कम हुआ करते थे। अब यहाँ पर हमारी कंट्री में बर्थ और डेथ के जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर उनके पहले कंपेयर में थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन, ये पूरा नाम क्या है इस रिपोर्ट का ये आप लोग को बताने। तो यहाँ पर बर्थ और डेथ अगर पता रहती है तो हमारे देश में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की जान जा रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को काफी कुछ यहाँ पर तैयार करना होता है डेटा, जिसके बेस पर बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है, ठीक है। तो जिनके नाम पर स्कीम चल रही है उनको बंद किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें, अच्छा डिस्कशन रहेगा। आगे बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में, यानी कि मेल और फीमेल का रेशो, यानी कि जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो कितने लड़के पैदा हो रहे हैं, कितनी लड़की पैदा हो रही है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जाती है। तो नॉर्मली लड़कों के कंपेयर में देखा जाता है कि 1000 लड़के अगर पैदा हो रहे हैं तो कितनी लड़कियां पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि लड़कियां कम पैदा होती है, फिर बोलो उनको घर में ही मार दिया जाता है। वो दोनों अलग अलग बात नहीं है,
एक ही सिक्के के दो पहलू आप लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ, यानी कि जब यहाँ पर बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर जो सेक्स रेशियो है उसके बारे में बात की जा रही है, सबसे ज्यादा है यहाँ पर 1024, यानी कि 1000 लड़के पैदा होते हैं तो यहाँ पर 1024 लड़कियां पैदा होती हैं। तो ये कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर एक और प्रदेश रहेगा, कौन सा रह गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चारों प्रदेश में से कौन सा प्रदेश है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा एक और राज्य है यहाँ पर जिसमें 1000 लड़के पैदा होते हैं तो 1001 लड़की पैदा होती है, तो कन्यादान हो गया पूरा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 975, अगर यहाँ पर 1000 लड़के पैदा होते हैं 975 लड़कियां पैदा होती है। तो ये 3 सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो रखने वाले हमारी कंट्री में एरिया है। लोवेस्ट वाले भी आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल के अंदर, पहले आप लोग इनको देखें कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में बात करती है। तो इबोला आउटब्रेक हुआ था। इबोला आउटब्रेक कहां पर हुआ था? सबसे पहले आप लोग बताइए। इबोला एक कंट्री की रिवर का नाम है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ये आप लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है रिसेंटली अभी एक कंट्री को इबोला फ्री कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कंट्री कौन सी है? ठीक है, आप लोगों को इसका नाम बताना है। अफ्रीका के अंदर इतना आप लोगों को बता देता हूं, इबोला वायरस जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1976 में, यानी कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी चल रही थी तब यहां पर इबोला वायरस जो है वो जन्म ले चुका था। अगर बात की जाए तो एक रिवर है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कौन सी कंट्री है यहाँ पर? ये अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं तो ये आंसर आप लोग तुरंत दे देंगे। ठीक है, बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं। ये है यहाँ पर, इसके द्वारा बोला गया फुल्ली डिजिटल किया जाएगा जो भी सड़क वगैरह बनाई जा रही है, रोड वगैरह बनाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, कहां कहां पर क्या कंस्ट्रक्शन का काम चला है। तो इनके द्वारा इसको कोई नाम दिया गया। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म इनके द्वारा स्टार्ट किया गया जहां पर ऑनलाइन सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके लास्ट शब्द है लेक, तो इसके आगे का शब्द क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है रामगढ़, इसी के साथ में विषधारी, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो जो रामगढ़ है वहां पर विषधारी कन्या रहती है, ऐसा याद रखिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर यार बेसिकली, इसको अभी नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया, वो सॉरी नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसको अभी एक नया जो 4th टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये 4th टाइगर रिजर्व बन गया। तो आप लोगों को बताना है कौन से राज्य में, किस राज्य की बात की जा रही है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो कैसे लगे क्वेश्चन? आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो बताइए, और इसके आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो जो भी आंसर देगा उसको क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा उसको? उसको अंदर से खुशी मिलेगी। ठीक है, उसको दिल को तसल्ली मिलेगी, बहुत कुछ आता है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। इससे फालतू क्या चाहिए? हर टाइम लालच रहता है कि ये मिले वो मिले। ठीक है, कभी बिना मिले भी कुछ काम कर लिया करो जिंदगी में। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, यह है नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फिलहाल कोविड-19 के चलते भी। अभी हमारी कंट्री में भी खासकर अगर देखा जाए तो काफी जद्दोजहद डॉक्टर को देखने को मिली, अपने घर भी नहीं कही गई दिनों तक, इतनी टफ ड्यूटी पड़ गई। तो अभी ये जो डे है ये 1 जुलाई 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी में, यानी कि डॉक्टर के होने की वजह से सोसाइटी कितनी सेफ रहती है वो यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि उसको हम लोग याद करते हैं। और डॉक्टर को आज की डेट में आप लोग किसी भी डॉक्टर को बोल सकते हैं बेसिकली कि हाँ, एक तरीके से नहीं कि एक थैंक्स एक दे सकते हैं किसी भी डॉक्टर को जो भी आप लोग के आसपास में है। तो ये कुछ ऐसी एक डेज होते हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारी कंट्री में 2nd चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम था डॉक्टर। देखिए डॉक्टर के नाम पर यहाँ पर ये डे है और डॉक्टर चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर इनका नाम था यहाँ पर बेसिकली बायधन चंद्र रॉय। ठीक है, तो BC रॉय के नाम से भी इनको जानते हैं। ओके, तो नाम याद रखते हैं आप लोग इनका, BC रॉय बोल देते हैं बेसिकली। तो इनका जन्म होता है, इंटरेस्टिंग चीज देखिए अभी यहाँ पर, इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ 1882 में, और जो इनकी डेथ हुई वो भी सेम डेट में हुई, यानी कि 1 जुलाई को ही 1962 में। तो 80 साल की एज में ये हमारे बीच में से गए। इनके नाम पर हम लोग नेशनल यानी कि देश के अंदर जो डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स ये सारे एक ही दिन में आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट डे यहाँ पर ये नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं हमारी सोसाइटी में काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है इनके द्वारा। तो यहाँ पर कई सारे लूप होल भी खोजे जाते हैं सिस्टम में कि कैसे टैक्स बचाना है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो CA के देखने को मिलते हैं। तो 1 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये हमारी कंट्री में 1949 में बेसिकली स्टेब्लिश किया गया, जिसके चलते ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेब्लिश किया गया था इसी दिन 1949 में, जिसके चलते ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एक और छोटा सा डे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, 1 जुलाई को ही हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया था, मिडनाइट में आप लोगों को याद होगा। तो उसी के चलते जो जीएसटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जीएसटी डे याद रखिएगा यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन था उसके चलते इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब जीएसटी डे, जो बेसिकली जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। बाकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पर आर्टिकल 279A के अंदर में यहाँ पर चेयर की जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पर जो ये बॉडी है इसमें बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। खासकर चेयरपर्सन तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, अदर जो मेंबर रहते हैं सेंटर के जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, बाकी वाइस चेयरपर्सन वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यानी किसी भी एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, और दूसरे मेंबर जो रहते हैं वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन रहता है 75% वोटिंग तब यहाँ पर डिसीजन आता है। नॉर्मली जो काउंसिल में जो स्टेट है उनका वेटेज है 2/3 है, तो इसका मतलब ये स्टेट के हाथ में पावर है। जब यहाँ पर डिसीजन इतने लोगों का पूछा जाएगा तो ज्यादा लोग राज्य के हैं, 1/3 जो है वोट सेंटर की 1/3 रहती है ओनली। ठीक है, 2/3 रहती है यहाँ पर किसकी, वो रहती है यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर किसकी, कहाँ, यहाँ पर सेंटर, ये स्टेट की। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा है जीएसटी काउंसिल का, यही डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या रेट बढ़ना है क्या घटना है। कोविड-19 की दवाइयों के बारे में जब बात की जा रही थी तो यही काउंसिल बेसिकली डिसाइड करती है कि किसको हम लोगों को टैक्स फ्री करना है और किसके ऊपर टैक्स लगना है। तो ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आप लोगों को देना है। बाकी हम लोग शॉर्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर देखते हैं। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है मिनिस्ट्री, उसके द्वारा अभी बोला गया कि अपनी कंट्री में जो एक्सीडेंट है रोड के थ्रू, जो मरने वाले लोगों की संख्या है उनको घटाया जाएगा, 50% तक कम किया जाएगा यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली FICCI है, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके द्वारा यहाँ पर रोड सेफ्टी एक संघ, जिसको कंसोर्टियम आप लोग बोलते हैं, संघ जिसका नाम रखा गया सफर। ठीक है, तो सफर अच्छा होना चाहिए इंसान का, चाहे जिंदगी का हो चाहे रोड का हो, तो उसी के चलते इसका नाम भी सफर रख दिया गया है। ये जो बेसिकली जो संघ रहेगा यहाँ पर, ये मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी काउंसिल एक तरीके से यहाँ पर जो हेडेड की जाएगी रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जिसके द्वारा यहाँ पर जो विद इन लगभग 15 डेज, जो जिसको यहाँ पर ये पिक्चर में आने वाली है, विद इन 15 डेज जब यहाँ पर ये बेसिकली चीजें प्रेजेंट की जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तरीके से ये जो एक तरीके जो चीजें हमारी कंट्री में जल्दी से जल्दी इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पर, जहां पर भी ब्लैक स्पॉट होंगे, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? ब्लैक स्पॉट वो एरिया होता है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर पता हो गलती कहां कर रखी है, अगर उसके बारे में आइडिया हो तो इससे आसानी रह जाती है ना। तो ब्लैक स्पॉट कौन से होंगे जहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा? मान लीजिए कोई एक मोड़ है, आप लोगों ने बोला होगा कई बार यहाँ ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वो वाला जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली काम किया जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल लगाए जाए, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट कम हो। वो जो एरिया है वो 50 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, और लास्ट 3 ईयर में लगभग 5 एक्सीडेंट वहां पर हुए हो और कम से कम 10 लोगों की जान गई हो, उसी को ब्लैक स्पॉट माना जाएगा। यानी कि लास्ट 3 साल के अंदर वहां पर 5 तो एक्सीडेंट हुए हो और उन 5 एक्सीडेंट में कम से कम 10 लोगों की अगर जान गई है तो वही ब्लैक स्पॉट माना जाएगा। यानी किसी को भी ब्लैक स्पॉट की कैटेगरी में आप लोग रख देंगे, ठीक है। तो उसी को वहां पर कोशिश की जाएगी कि आगे कोई एक्सीडेंट न हो। तो काफी एक इंपॉर्टेंट तरीका बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का अप्रिशिएट करने लायक मूव है यहाँ पर। ये वो डेथ होती है जिनको हम लोग रोक सकते हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है हमारे देश में हर साल। और बात करें कोविड-19 तो आप लोग देख ही रहे हैं, और ये फ्री की डेथ है जिसको हम लोग रोक सकते हैं बिना किसी मुद्दे के। ये लोगों की जान जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग इसको पसंद करेंगे। जिस तरीके से अभी यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया टीवी चैनल सेलेक्टर। यानी कि आज के डेट में जो आप लोग घर में टीवी चलते हैं, दुनिया भर के चैनल रहते हैं उस पर, उनके लिए आप लोग को पेमेंट करना पड़ता है। पर लेकिन अब यहाँ पर मोबाइल ऐप आने वाला है, स्मार्टफोन के थ्रू आप लोग अपने चैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसी के लिए आप लोग वहां पर उसको यूज कर सकते हैं और उसी के लिए आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। अपने सब्सक्रिप्शन को भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो है ना काफी अच्छा तरीका। यानी कि आप लोगों ने जो देखना है उसी के लिए आप लोगों को पे करना है, वरना आप लोगों को किसी और चीज के लिए पे नहीं करना है।
तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्राई बोलते हैं, उसके द्वारा 2017 में यहां पर नोटिफाई किए गए थे नए रूल और रेगुलेशन। तो उनको अलग अलग तरीके से लेकर चला जा रहा है। तो अभी नया जो फ्रेमवर्क है फॉर ब्रॉडबैंड और जो केबल सर्विस है उनके लिए, वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नया फ्रेमवर्क इफेक्ट में आ गया था 29 दिसंबर 2018 में। इसके अंदर कंज्यूमर की चॉइस रहेगी, अभी इनेबल किया जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी चैनल को, और उसी के हिसाब से जो देखना है उनको, और उसी के हिसाब से पे करना है। ये नहीं कि आप लोगों ने ये खरीद लिया तो बस इसमें सब चैनल के लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, सही है या फिर नहीं है, आप लोग बताइएगा जरूर। बाकी TRAI के बारे में बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब यानी कि एक लॉ के द्वारा पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई है। तो जो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये जो लॉ है बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है इसको 1997 का, ठीक है। तो 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप लोगों को बताना है इसके चेयरपर्सन कौन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यार, ये जो चैट बॉक्स होता है साइड में, अगर आप लोग इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो बता दीजिए, मैं डायरेक्ट वीडियो डाल दिया करूंगा। प्रीमियर लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कैसे हो, क्या चल रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर मतलब क्या बेसिकली पढ़ाई वाली चीजें करो यार थोड़ा सा, ठीक है। आते ही वहां पर अरे आप भी आ गए, अच्छा मैं भी यहीं पर हूं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर यारी दोस्ती चल रही है बैठकर, ठीक है। इससे अच्छा तो यार प्रीलिम्स आ रहा है आप लोगों के पास में, क्वेश्चन तैयार रखा करो, आपने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करो ताकि एक दूसरे को आंसर दो यहाँ पर, उनको आप लोग याद भी रख पाओ, उसको डिस्कशन के तौर पर लो। ये क्या चलता है जो आप लोग करते हैं, ये सही चीज थोड़ी ना अगर देखा जाए तो, ठीक है। जो टाइम है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। बाकी तो सारे काम आप लोग जिस तरीके से करते हैं पर लेकिन पढ़ाई तो कम से कम सीरियस होकर कर लो। एक करियर बनाने वाली बात है यार, इसको भी मजाक बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर उसका कोई मतलब नहीं, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो फिर मैं डायरेक्ट वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, मैं प्रीमियर लगाना ही बंद कर दूंगा, फिर लाइव चैट का काम ही खत्म हो जाएगा। तो उसको लगा इसलिए जाता है ताकि आप लोग उसको यूज कर सको टाइम टू टाइम में। कुछ आप लोगों को लगता है किसी चीज में डाउट है उसको पूछ लो। तो यार यहाँ पे ये क्या चल रहा है कि आपको बहुत दिनों से देखा नहीं है, अच्छा आप तो बहुत दिनों में आए, अरे यार क्या बेसिकली मतलब रियलिटी में ये जरूरत है ये चीजें पूछने की है। तो कोशिश करो कि जो प्रीलिम्स आ रहे हैं क्वेश्चन पूछ लो, एक दूसरे से कोई डाउट पूछ लो, आप लोगों ने पढ़ा है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है इसको बता देना। और किसी के साथ में भी नंबर एक्सचेंज मत करना एक दूसरे का, ये बात ध्यान रखना। अगर एक्सचेंज करोगे तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर मुझे मेल मत करना कि नंबर दिया था और ये गलती हो रही है वहां पर, ठीक है। क्योंकि इतना तो कम से कम मैच्योर अब आप लोगों को हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से फिर दिक्कतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पढ़ाई तक ही चीजों को सीमित रखना, ठीक है। देखिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है बिजनेस आराम से किए जा सके, बिजनेस जो है वो आराम से आगे बढ़ते रहें, किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए उसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। इसी में एक और कदम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं उद्योग आधार। तो उद्योग आधार जो है हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि लघु छोटे उद्योग होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो उसके चलते उनकी जो बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर आधार, ये उद्योग आधार जो मेमोरेंडम था उसका जो टाइमलाइन है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। 31 मार्च से लेके यहाँ पर 2021 से 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, तो एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो जो उद्योग है यहाँ पर ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज 2015 में नोटिफाई किया गया था उद्योग आधार, ताकि यहां पर इरेज किया जा सके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वाइड कवरेज किया जा सके एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। और स्कीम जो थी सेंट्रल स्टेट के लिए बेसिकली यहां पर ये इंप्लीमेंट की जा रही थी, उसका फायदा उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है यहाँ पर ये ऑनलाइन आप लोग एक पोर्टल पर जाकर यहाँ पर बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं और चीजों को आसानी से आगे लेकर चल सकते हैं। एक 1 पेज का फॉर्म है यहाँ पर ये, जिसमें आप लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप लोग का बैंक अकाउंट है क्या, प्रमोटर ओनर आधार डिटेल वगैरह, जिससे और मिनिमम छोटी छोटी रिक्वायरमेंट जिसके चलते आप लोग चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बढ़ता हुआ आप लोग कदम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उद्योग आधार जो है यहाँ पर आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक यूनिक आप लोगों को नंबर भी देखने को मिलता है, इसको उद्योग आधार नंबर बोलते हैं, जिसके UAN, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। देखिए हमारी कंट्री में कई सारी चीजों को आसान करने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन चीजों को यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा अभी यहां पर नोटिफाई किया गया PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी कि जो व्हीकल होता है जो भी आप लोग यूज करते हैं गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आप लोगों को। तो कितना पोल्यूशन गाड़ी फैला रही है, क्या अंडर कंट्रोल है चीजें, तो उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है आप लोगों को। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन जो होता है बोला जा रहा है कि अक्रॉस द कंट्री आप लोग जहां पर भी जाएं तो इस सर्टिफिकेट को आप लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है 1989 के, उसके हिसाब से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये कंट्री वाइड आप लोग यहाँ पर इसका डेटा लिंक तैयार किया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी आप लोग इसको दे सके एक बार रजिस्टर कराकर, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो स्लिप थी यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर एक तरीके से अगर कहीं सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं कहीं पर आप लोग इसको अब दिखा सकते हैं कि ये चीजें ऐसे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर कहीं पर कोई डिवाइस भी वर्क नहीं कर रही है तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे सेंटर में भी आप लोग जा सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ना तो उसका नंबर, ना नेम, ना एड्रेस वगैरह कुछ बताया जाएगा, इंजन नंबर, चेजिंग नंबर, ये सब चीजें। तो एक तरीके से ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको सबको बेसिकली सिक्योर रखा जाएगा। तो ये एक तरीका है किस तरीके से हम लोग चीजों को आसान बना सकते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर मोबाइल के थ्रू यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को अलर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, किस किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। आईटी बेस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस, या फिर क्यूआर बेस जो कि क्विक रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्यूआर को क्या बोलते हैं? क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। और क्यूआर कोड होगा कि पेमेंट करना है तो हाँ क्यूआर से कर देना, ठीक है, उसको स्कैन कर कर, ठीक है। तो वो वाली चीजें होती हैं, आप लोगों ने देखा ना कहीं पेमेंट करते हैं दुकान से कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे लेके चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये हर एक उस इंसान के लिए है जिसको लगता है कि उसके साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर है 155260, ठीक है। तो 155260 है, यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर कोई आप लोगों के पास साथ में कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये नंबर इशू किया गया, याद रखना ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है, जो कि अमित शाह जी के अंडर में है। तो नेशनल जो हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेगा मैकेनिज्म यहाँ पर बेसिकली अगर किसी के साथ में कोई चीट किया गया तो उसको वहां पर लॉस को रोका जा सके, ठीक है। अगर कोई मनी है यहाँ पर एक तरीके से वो आप लोग की चली गई है तो उसको यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये बेसिकली छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कवर किया जा रहा है। तो मोर देन 35% कंट्री की पॉपुलेशन जो है उनको कवर किया जा रहा है फिलहाल। अभी आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी तो देखिए स्टार्टिंग में रहता है, फिर आगे चीजें उसी तरीके से बढ़ने लगती हैं। तो जितना है फिलहाल अभी ये है, फिर आगे और चीजें बढ़ने लगेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है, कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। सेक्स रेशियो के बारे में एट बर्थ, यानी कि जब लड़का लड़की या फिर बच्चा बच्ची जो पैदा होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर बर्थ और जो डेथ्स है यहाँ पर कंट्री में वो इंप्रूव हुआ है 2019 में। तो इंप्रूव हुआ है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा बताई गई है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। जो कुछ स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर वो हालांकि वो पीछे चल रहे हैं अभी चीजों में, पर आप फिर भी अच्छी बात यह है कि कम से कम अवेलेबल है अब यहाँ पर चीजें। अगर बात करें लेवल ऑफ जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है, 87 था पहले, यहाँ पर अब ये हो गया 92। यानी कि जो बर्थ होता है पहले जो रजिस्ट्रेशन का पता नहीं, बर्थ का बच्चे का पैदा का होने का पता नहीं चलता था, अब यहाँ पर पता चलता है कि ये पैदा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डेथ जो था वो 84 था यहाँ पर, अब इसको बढ़ाकर ये 92 हो गया। इसके बारे में पता चल रहा है कितने लोगों की सोसाइटी में जान गई है। तो इसके चलते 14 स्टेट यानी कि 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उन्होंने 100% जो लेवल है बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर, और 19 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी उनके द्वारा अचीव किया गया यहाँ पर सेम लेवल जो केस डेथ का, यानी कि बर्थ जो है वो 14 स्टेटों के द्वारा कहां पर पैदा हो रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन, और 19 जो स्टेटों के द्वारा अचीव किया गया 100% डेथ रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। मिजोरम और त्रिपुरा 100% रजिस्ट्रेशन है दोनों में, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा ने दोनों में 100% कर लिया गया है, ठीक है। मेघालय में 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और 97 रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ है। आसाम के अंदर 100% रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बर्थ का और 74 डेथ का। तो ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने जो कि आप लोग अगर इन राज्य से आते हैं तो याद रखिएगा। बाकी अब आप लोगों को मैं बताता हूं जिसको सेक्स रेशियो एट बर्थ आप लोगों को बोला गया, ठीक है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो लड़का हुआ या लड़की हुई है, तो इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो प्रदेश मैंने बोला था ना बाद में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है जो लड़कियां पैदा हो रही हैं ऑल राज्य में अगर मिलाए तो, ठीक है। 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1024 लड़कियां पैदा हो रही हैं। नागालैंड के अंदर यहाँ पर ये 1024 हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर है 1001, ठीक है, याद रखना। और मिजोरम के बारे में बात करें तो है 975, ठीक है। अंडमान निकोबार है फिर यहाँ पर चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 965। तो ये बर्थ रेट है जब लड़का और लड़की का आप लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को एक बार मैप में भी दिखा दूं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, 1024 हो गया। दूसरे नंबर पर है मिजोरम में, मिजोरम में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। मिजोरम में है दूसरे नंबर पर
मिजोरम नहीं, नागालैंड, सॉरी, नागालैंड में है दूसरे नंबर पर, ठीक है। यह है 1001, मिजोरम तीसरे नंबर पर है, यह है 975, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है बेसिकली 965। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आप लोगों को बर्थ रेट देखने को मिलेंगे। पर लोवेस्ट कहां पर है? गुजरात के अंदर सबसे लो है, याद रखिएगा, गुजरात के अंदर है 901, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि काफी एक सोचने वाली बात है। दूसरे नंबर पर आसाम है, फिर यहाँ पर है 903 आसाम के अंदर, ठीक है। पड़ोसी राज्य में इतना ज्यादा है, यहाँ पर इतना कम है। मध्य प्रदेश के अंदर जो काफी कम है, सेंट्रल इंडिया के अंदर ये 905 है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में 909 है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को ही अभी काउंट किया गया है, यहाँ पर पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्योंकि अगर चीजें देखी जाए तो अभी यहाँ पर फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए डेटा इसी तरीके से रखा जा रहा है। आगे चलकर फिर आप लोग को अलग अलग एरिया देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा इसके बारे में याद रखिए, अगर इन एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसी न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारी बीमारियों के बारे में बात चली रही है। तो चलते चलते इस तरीके की न्यूज भी कहीं भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे इबोला के बारे में। इबोला एक पर्टिकुलर वायरस बीमारी का नाम यहां पर देखने को मिला, और ये जो इबोला थी बेसिकली, ये जो इसका नाम निकल कर आया, ये रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वांग वायरस कोई बुरा नाम नहीं था, जो चाइना से निकल कर आया था। तो चाइनीज वायरस भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कोई गलत बात नहीं थी। जब इबोला रिवर के नाम पर इबोला वायरस रखा जा सकता है, तो वांग वायरस क्या गलत था? कुछ आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है? चलिए, जो भी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इबोला आउटब्रेक जो हुआ था यहाँ पर, कहां पर? यह गिनी। तो ये पर्टिकुलर कंट्री है कहां पर? अफ्रीका के अंदर में। तो यहां पर अभी फिलहाल क्या हुआ है, इसको बोल देगा कि ओवर नाउ, यानी कि अब यहां से इबोला आउटब्रेक खत्म हो चुका है। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, ठीक है। यहां पर पहली बार अगर बात करें 2013-16 के अंदर लगभग 11,300 के करीब लोगों की जान चली गई थी इबोला की वजह से। पहले सुनने में कितना लगता था ना कि इतने लोग चले गए यार। अब कोविड-19 ने इतनी ऐसी तैसी कर दी इस दुनिया की, अब कुछ भी बड़े बड़े नंबर आ जाए, अब ऐसा तो नहीं लगेगा यार, अच्छा मतलब अच्छा बस इतने से ही गए हैं। अरे कोविड-19 ने लपेट देते यार करोड़ों लोग। तो इस तरीके से देखने को मिला, कोई भी वायरस जो है वो इस लेवल पे तो हो सकता है, पता नहीं फिर भी आगे क्या होगा। तो गिनी हो गया, सेरिलियोन हो गया, और इसी के साथ में लाइबेरिया। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है कंट्री। अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है डायरेक्ट, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन की साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वैसे देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम करके देखिएगा, तो यहां से आप लोग देख पाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, सेरिलियन हो गया। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, तो ये हो गया पर्टिकुलर कंट्री, ये हो गया गिनी, ये हो गया सेरिलियन, ये हो गया लाइबेरिया। तो यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर ये वायरस देखने को मिला था। तो वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है यहां पर, जो कि कोनाक्रे, ठीक है। तो यहां पर इसकी बेसिकली कैपिटल है, और जो गिनी फ्रैंक इसकी करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। अगर बात करें तो ये इतनी खतरनाक डिजीज हो गई थी उस टाइम पर, इसके चलते यहां पर जो टॉप 10 जो ऐसी डिजीज की वजह से लोगों की जान जाती है, उसमें इसको शुमार कर लिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। तो यहां पर जो डेथ है ग्लोबल लेवल पर, तो उसके चलते इसको टॉप 10 डिजीज में इंक्लूड कर लिया गया। और इबोला वायरस जो डिजीज, इसका नाम नॉर्मली इसको पहले से पहले इबोला हेरमोजिक बेसिकली फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं। ये जो ट्रांसमिट हो रही थी, ये कैसे ट्रांसमिट हो रही थी? पहले स्टार्टिंग में ये लोगों में हुई एनिमल से, और फिर पहले हुई लोगों में हुई एनिमल से, और फिर यहां पर लोगों से लोगों में फैलने लगी। यानी एक तरीके से पहले तो ये जानवरों से इंसानों में आई, और फिर यहां पर इंसानों से इंसानों में फैलने लगी। तो इस तरीके से ये कैसी जूनोटिक बीमारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। इबोला नाम कहां से निकल कर आया इसका? तो इबोला रिवर है यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं इसकी भी, तो आप लोग देखिएगा, सारी चीजें जो भी आप लोगों को देखनी है, याद रखनी है, तो अपनी कंट्री कंपेयर में याद रखिएगा। तो यहां पर देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। तो यहां पर इसको देखिए, एग्जैक्ट आप लोगों के सामने यहां पर ये, ठीक है। तो ये है यहां पर, इसके अंदर इबोला नाम की रिवर है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो आप लोगों से कई बार इस तरीके से रिवर के नाम भी पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में तो देख ही लिया कीजिए, ठीक है। यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर इसके बारे में। ट्रांसमिशन मैंने आप लोगों को बताया। यहां भी अगर बात करें तो फ्रूट बैट, यानी कि वो चमगादड़ जो कि बेसिकली क्या खाता है, बेसिकली जो फ्रूट खाता है, तो इसको यहां पर देखिए पीस आइलैंड है यहां पर, इसको यहां पर टेरोपोडिटे, ठीक है। तो टेरोपोडिटे इसका नाम, बेसिकली यहां पर ये फैमिली है, इससे ये निकल कर आया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से
थोड़े बहुत अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो तो किस परिवार का था यहाँ पर ये इबोला वायरस, इस जो फ्रूट वायरस किससे निकल कर आया, तो नेचुरल होस्ट था, यानी कि नेचुरली यहाँ से निकल कर आया। तो एनिमल से पहले ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन होने लगा। तो जैसे कि कैसे गोरिल्ला हो गया या फिर कोई मोंकी हो गया, फॉरेस्ट का कोई इस तरीके से कोई जीव जंतु हो गया, उसमें से लार निकल रही है या फिर टॉयलेट या फिर इस तरीके से कोई भी लिक्विड जो उसकी बॉडी से आ रहा है, ठीक है, जो अगर किसी चीज पर पड़ गया और आप लोगों ने उसको यूज किया, इसी तरीके से इंसान की बॉडी में से अगर कुछ निकल रहा है, ब्लड वगैरह, कोई फेस या फिर कोई वोमिट कर रहा है कहीं पर, कोई पेशेंट अगर जिसकी डेथ हुई है और वहां पर किसी ने टच किया, तो उसको भी यहां पर ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो सिम्टम्स क्या है इसके, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा फीवर, बुखार, फटीक यानी कि थका थका आप लोगों को मसल पेन रहेगा, सर में दर्द वगैरह, गले में भी आप लोगों को थोड़ा सा खराश वगैरह, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में किडनी और लीवर के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो काफी लार्ज स्केल पर इस बीमारी के द्वारा इंपैक्ट डाला गया। इसको चेक करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं था, पर लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसको बेसिकली मलेरिया और जो टाइफॉइड फीवर है उसके जैसा इसकी हालत थी, पर लेकिन फिर भी जो एलिसा है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लाइक्ड, जो यहां पर इम्यूनोसोर्बेंट, ये एक तरीका से इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे ये एक तरीका जिसको एलिसा इसका नाम दिया गया। तो शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, एलिसा देकर बोलते हैं क्या क्या किसका नाम है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर आरटीपीसीआर, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ये था यहां पर जिसके थ्रू यहां पर इसको चेक किया जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई यार इसके बारे में, क्योंकि अभी बीमारी अभी न्यूज में थी तो अब यहां से हट गई है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो फिर ये मत बोलना कहां से आ गया क्वेश्चन, तो भाई साहब यहां से आ गया। जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है वैसे बीमारी है पूछ लेंगे कहां से निकल कर आया, तो इबोला रिवर कहां पर है भाई साहब, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, क्वेश्चन बड़ी जल्दी बन जाते हैं फ्रीक्वेंटली, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आंसर दे पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट और प्यारी न्यूज है काफी। ड्रोन सर्वे के बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा जो हाईवे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, तो उसके चलते कैसे उनका डेवलपमेंट चल रहा है, कैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कैसे मेंटेनेंस किया जा रहा है, उन सबको अब ड्रोन की हेल्प से चेक किया जाएगा। तो ड्रोन होता है इसको बेसिकली एक तरीके से अनमैन्ड एयर व्हीकल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। तो UAV के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिमोट से चलने वाला एक व्हीकल होता है, जो कि यहाँ पर इंसान नहीं होते इसमें, बेसिकली ये रिमोटली ही ऑपरेट किया जाता है। तो यहां पर अभी NHAI का पोर्टल, इसका नाम बेसिकली जो रखा गया है डेटा लेक, यानी कि एक तरीके से जहां पर बहुत सारा डेटा है उसकी लेक, यानी कि उसकी झील। तो ये नाम याद रखेगा, ये डेटा लेक जो है किसका है, वो NHAI का है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बोलेंगे आप लोगों से डेटा लेक का नाम देके कि हाँ ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ फलाना ढिमकाना कुछ भी ऐसा बोल देंगे। तो कैसे ट्रांसपेरेंसी रखनी है और कैसे यूनिफॉर्मिटी देखी जाए, यानी कि किस तरीके से कोई घपला तो नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो भी है यहाँ पर देखिए, अगर बात करें फिजिकल इंस्पेक्शन न करके इसके थ्रू यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, तो फिर इंस्पेक्शन करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या चल रहा है। तो जब से यहां पर बात करें ये जो वीडियो है यहाँ पर अगर डेटा लेक के बारे में, तो ये वीडियो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है तो कल को आप लोग देखिए, आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोगों ने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, तो कोशिश ये करो कि उस ऑर्डर को एक कैमरा लेकर उसके सामने ओपन करो, ताकि उस ऑर्डर में पता चला कल को कुछ उल्टी सीधी चीज या फिर जो आप लोगों ने मंगाया था वो ना मिलाकर कुछ डी ग्रेड का कुछ मटेरियल मिल जाए, तो ताकि आप लोग एक तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के सामने जाकर अपना पक्ष रख सको। तो ये चीजें रहती हैं। तो आर्बिट्रेशन, इसी के साथ में ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट के बारे में अगर बात करें, तो वहां पर जाकर अगर कोई लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास में सबूत है, ठीक है। तो वहां पर तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, सनी देओल की तरह चिल्लाना नहीं पड़ेगा तारीख पे तारीख, तो वहां पर आप लोगों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पोर्टल है यहाँ पर डेटा लेक, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। NHAI जो है यहाँ पर ये फुल्ली डिजिटल है बेसिकली, इसके थ्रू जो डेटा लेक ये प्रोवाइड कराया गया, तो बिग डेटा को एनालाइज किया जाएगा। डेटा लेक प्रोजेक्ट जो है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। डेटा लेक सॉफ्टवेयर जो है फोरकास्ट करेगा यहाँ पर जो भी डिले है या फिर जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी एडवांस है, सबकी अलर्ट यहाँ पर देगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये काफी अच्छे से चीजों को डिजाइन किया गया, ताकि कोई प्रोजेक्ट अगर लेकर आए हैं तो प्रोजेक्ट ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये चेक किया जाए। सिग्निफिकेंस क्या है? वो सिग्निफिकेंस तो देखिए वही है कि कोई भी डिले हम लोग, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे बिना डिले के, ठीक है। कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, ठीक है। नो क्वेश्चन ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड कि हाँ यार आग लग गई वहां पर, उसमें ना उस पर्टिकुलर ऑफिस में दिक्कत आ गई, ठीक है। कोई कहीं से भी काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर आप लोग यू कैन, मान लीजिए
हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी, ठीक है, मान लीजिए क्या वो दिल्ली में है जैसे, ठीक है, दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग कोई बोले कि हाँ इंसान जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में कुछ भी आइडिया आप लोगों को देखने को मिले, तो इंसान तो दिल्ली में बैठा हुआ है और आप लोग कहीं से भी कहीं पर कोई रोड बन रही है बोले कि उसकी वीडियो बनाकर जल्दी मुझे सेंड करो, ठीक है, तो उसमें तो कोई घपला कर नहीं सकता इंसान, ठीक है, तो प्रॉपर बोल दे कि इतने एंगल से होनी चाहिए, पूरी रोड दिखनी चाहिए, कैसे क्या क्या चल रहा है, तो इंसान को पता चल जाएगा, वहीं बैठे बैठे जाकर चेक करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते सीनियर ऑफिसर जो है अदर जो एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, तो उसको भी अगर चीजें कुछ ऑडिट करना है उसको भी हेल्प मिल जाएगी और खुद फिजिकली प्रेजेंट वहां पर नहीं होना पड़ेगा। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली। तो डेटा लेक क्या है, किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ये याद रखेगा। और बाकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी हाईवे को कनेक्टिविटी करने के कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो NHAI ये 1988 में इसको बनाया गया था कि हमारी कंट्री में नेशनल हाईवे जो है उनको मैनेज किया जा सके। इसके थ्रू नेशनल हाईवे जो है बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया 1988 में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसको बनाया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर बिना लॉ पास किए बनाया जाता तो ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। अगर इसके बारे में संविधान में भी मेंशन हो जाता तो ये एक संवैधानिक बॉडी होती। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए यार आप लोगों को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, बिना लॉ पास किए बनाई जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अब उसके बारे में संविधान में भी मेंशन हो गया, ऐसा अमेंडमेंट किया गया संविधान में, तो संवैधानिक बॉडी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के अंडर में। पहले इसके चेयरमैन थे योगेंद्र नारायण। 1988 में इसको बनाया गया, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो है नोट जस्ट रोड, हम दो एक तरीके से बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि देश, हम लोग रोड नहीं बना रहे हैं, पूरा देश बना रहे हैं। अभी रिसेंटली एक MOU देखने को मिला था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो हाईवे है उनको मैप किया जा सके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जा सके। तो बहुत सारी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा, पता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से पावर एक तरीके से करनी है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक कर चीजों को देखते हैं। पर यहां पर पहले आप लोगों को यह बताना है कि 50 KWP ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। यानी कि KWP जो है यहां पर ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को यहां पर बतानी है। तब तक मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं, ये आर्टिकल के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अगर बात करें तो 50 KWP सोलर जो रूफ है इन सोलान, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इनोग्रेटेड किया गया इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइड से यहां पर ये स्कीम निकल कर आई। तो इनका बेसिक पर्पज यार ये है, देखिए मान लीजिए हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, अब वहां पर खंबे लगाना और फिर उसके बाद में तार की लाइन खींचना और वहां पर घरों तक पहुंचाना, वो चीजें नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जाए, धूप तो सब जगह निकलती है, तो सोलर पैनल लगा दो छत पर और कहानी खत्म। तो कितना ईजी और सस्ता टिकाऊ सोल्यूशन है। तो उसी के चलते यहां पर एक तरीका एक ऐसी एनर्जी है कि बिजली जाने का कभी खतरा ही नहीं है। जब रोशनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तभी तुरंत रिचार्ज हो जाएगी चीजें और एंजॉय कर सकते हैं। तो गो ग्रीन वाली कैटेगरी में आगे यहां पर, ठीक है। और इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये एक तरीके से गो ग्रीन इनिशिएटिव को आगे लेकर चल रहा है और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड जो पावर डेवलपमेंट ये स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2014 में। एक नोडल एजेंसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक नवरत्न है, सेंट्रल का PSU है, जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर एंटरप्राइज आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर ये एडमिनिस्टर करता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। तो इसके थ्रू यहां पर ये सारा काम किया जाता है, ठीक है। पता चला क्या है KWP को बोलते हैं बेसिकली, याद रखिएगा, किलोवाट पीक, ठीक है। तो जो सोलर पैनल है उसके थ्रू जो रेटिंग दी जाती है तो वो किलोवाट पीक के थ्रू कि हाँ ऐसे ऐसे यहां पर काम करे, इतनी एनर्जी जनरेट की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछे जाएंगे, पर लेकिन देखिए जनरल चीजें यार, ये तो कम से कम पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। अगर बात करें कंपोनेंट क्या है यहाँ पर स्कीम के, तो यहाँ पर सब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होना है अर्बन एरिया में, इनके शहरों वाले एरिया में कैसे कैसे बिजली का ट्रांसमिशन होना है, कैसे यहाँ पर एंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, कैसे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, वो देखा जाएगा, ठीक है। एडिशनल डिमांड कहां पर है वो देखेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो जो उदय स्कीम है, उदय स्टेट के बारे में बात की जा रही है, सोलर पैनल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर जो बिल्ड किए जा रहे हैं, तो परमिशेबल जो भी स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए कई सारी ऐसी स्कीम्स होती है जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम के बारे में बीच में बात कर बैठते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, बहुत पुरानी स्कीम है, अगर पता हो इसके बारे में। लगभग 2015 में ये स्कीम थी, ये लॉन्च की गई थी, जिसको उदय बोला जाता है। इसको बोलते हैं उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। तो उदय इसका नाम रख दिया गया, नॉर्मली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च की गई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ही आती है, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है यहाँ पर नॉर्मली स्टेट की जो कंपनी होते हैं उनके हाथ में दिया जाता है, पर लेकिन कई बार प्रॉपर वे में काम नहीं हो पाता है, उसके चलते वो जो डूब जाती हैं, बिजली की चोरी होती है, तो कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो उसके चलते भी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाती है ताकि सिचुएशन जो है वो सही से चलती रहे। अभी यहाँ पर बात करें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, एग्रीगेट टेक्निकल या कमर्शियल जो लॉसेस है उसको देखना है। ठीक है, प्रोवाइड करना है पावर टू ऑल हाउस होल्ड। देखिए होता क्या है बेसिकली, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह अगर बिजली हम लोग को प्रोवाइड करानी है खंभों के थ्रू, तो एक खंभे से दूसरे खंभे और दूसरे खंभे से तीसरे खंभे, ऐसे हम लोग काफी लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लॉस काफी ज्यादा होता है जो ट्रांसमिशन के थ्रू, तो वो भी एक काफी बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ऑल पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो एलिजिबल है यहाँ पर। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो यहाँ पर सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है, जो फंडिंग आ रही है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, उसमें 60% ग्रांट दिया जा रहा है नॉर्मल राज्य को। ठीक है, यानी कि जो प्लेन वाले राज्य हैं, पर लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, वहां पर इनको लगभग 85% ग्रांट इनके द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 25% जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यहाँ पर इनको आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके चलते जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेटर तरीके से वो राज्य कर सकें, तो ये फोकस है यहाँ पर। इंडिया जो है वर्ल्ड में अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड में, अगर बात करें पावर के सेक्टर में, आप लोग यहाँ पर दोनों तरीके के पावर सोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पावर जो जनरेट की जाती है कोयले से या फिर गैस से या फिर एक तरीके से लिग्नाइट से या फिर हाइड्रो से, ये सारी चीजें न्यूक्लियर पावर से, वो भी यार आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कैसे हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक जो वेस्ट है उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो ऐसी भी एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और यूएसए के बाद में, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना और जो चाइना के बाद में। ठीक है, तो आप लोग इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पावर सेक्टर में हमारी कंट्री में ये 100% आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर पावर सेक्टर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पावर सेक्टर में निकल कर आता है। इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो इनके थ्रू काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर इसी चीजों के चलते हम लोग जो यहाँ पर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें जो इंप्लीमेंट करें ना, तो काफी ज्यादा देखने को मिली। हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि हमारा पूरा देश जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है 2018 में, पर लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर, इसको कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं बोलेंगे। ये माना जाता है कि किसी गांव के अंदर अगर 10% एरिया इलेक्ट्रिफिकेशन आप लोगों ने कर दिया है, 10% में वहां पर कोई हॉस्पिटल है, गांव के अंदर कोई एक तरीके से स्कूल है, पंचायत घर है, अगर ये कुछ और 10% के करीब घर अगर इनको कवर कर ले जाए तो वो होता है, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है इन सब चीजों को। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं या फिर बता दूं? चलिए आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो संविधान के 7वें शेड्यूल में रखी गई है, यहाँ पर सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है सेंटर, स्टेट या कॉन्करेंट में से कौन सी लिस्ट के अंदर आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बताना है। अभी मैंने बताया यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, कॉमन सेंस है वैसे, अगर क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पर कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में कोई आंसर तो में दिक्कत तो होनी चाहिए थी, सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वरना फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैक्स के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसी तरीके से कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है वो उनका इनकम टैक्स होता है एक तरीके से। ठीक है, वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहां पर ये डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी बोला गया फर्स्ट 2.5 मंथ में अभी जो देखने को मिला यहाँ पर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो गया 2021-22 के हिसाब से। अगर काम करें, कंपेयर करें पहले कंपेयर में, पहले यहां पर लगभग 92,000 करोड़ देखने को मिला था, अब 1,86,000 करोड़ यानी कि डबल के करीब कलेक्शन यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये अगर बात करें तो काफी एक अच्छा खासा कलेक्शन है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को मिलाकर ये कलेक्शन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो जंप यहां पर निकल कर रहा है टैक्स कलेक्शन का, तो इसके वेरियस रीजन है। कई सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो रुकी हुई थी वो चल गई, तो कई सारे रीजन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए नॉर्मली यहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आखिर क्या क्या प्रोविजन किए गए। एक तो पर्सनल जो इनकम टैक्स होता है उसके लिए फाइनेंशियल एक्ट 2020 के अंदर में कई सारी चीजें यहां पर की गई। ठीक है, किस तरीके से इनकम टैक्स पे करना है, कंसेशनल रेट दिया गया ताकि आप लोग इनकम टैक्स पे कर सकें। विवाद से विश्वास तक स्कीम यहां पर निकल कर आई ताकि इसको सेटल किया जा सके। यहाँ के जो टैक्स जिसके पेंडिंग पड़े हुए, जिसने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अगर कोई दे रहा है, यानी कि जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप लोग रेगुलर अपना इनकम टैक्स प्रॉपर वे में पे कर रहे हैं,
तो एक तरीके से ओनर दिया जाएगा ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके चलते लोग तो काफी सारे तो ये बोलते हैं कि हाँ जैसे कि मैं इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हूं, मैं इस देश में टॉप 100 में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हूं। तो इस तरीके से लोग कई बार बोलते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से इंसान टैक्स पे कर रहा है अच्छे से, तो उसको ओनर दिया जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ताकि और लोग भी आकर अच्छे से टैक्स पे करें। क्योंकि देखिए यार, एक गवर्नमेंट के पास में कोई वो तो है नहीं कि पेड़ जिसके ऊपर से पैसा उग रहा है। आप लोगों से पैसा लेंगे, फिर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, बीच में कुछ थोड़ा बहुत घपला होगा, उसको एंजॉय कर लेंगे वो। तो ये तरीका बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारी कंपनी में जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके हिसाब से सारा टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वहां से टैक्स हमारी कंट्री में निकल कर आता है। हालांकि फिलहाल जो है यहाँ पर अभी काफी लार्ज स्केल पर पहले के कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पर जो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स था वो कम किया गया। अभी आप लोगों ने देखा ना, कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि यूएस से चाह रहा है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आ जाए। तो G7 मीटिंग के अंदर भी उसके द्वारा वो चीजें बोली गई थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज हो गई इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बारे में एक प्यारी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली पास एक्स के बारे में, ठीक है। तो पास एक्स, तो यहां पर बेसिकली क्या मतलब है इसका मतलब है पैसेज एक्साइज, ठीक है। तो यहां पर पास एक्स इसका नाम रखा गया है, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स जो है वो पास हो गया या पास होगी, जो भी आप लोग बोल सके या लड़का हो या लड़की, दोनों तरीके से काउंट कर लेना। याद रखने के लिए इंडियन नेवल फोर्स है वो यहाँ पर यूएसए का, जो यूएसए की नेवी है उसके साथ में मिलकर हमारी नेवी, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो यूएसए का जो नेवी रोनाल्ड रेगन, ये कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप है, उसके साथ में मिलकर काम कर रही है हमारी जो फोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये काम हम लोग बस यहाँ पर यूएसए के साथ ही करते हैं पास एक्स करके, हम लोग जापान और फ्रांस की नेवी के साथ भी ऐसी एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इंडियन जो नेवल है कोच्चि में, उसके द्वारा यहाँ पर ये रिसेंटली अभी उसका P8I मैरीटाइम पेट्रोल जो एयर जो क्राफ्ट है, इसी के साथ में इंडिया शिप जो बेस्ड यहाँ पर MiG-29K, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दोनों एक्सरसाइज में। हालांकि ऐसी चीजें नॉर्मली पूछी नहीं जाती है, पर फिर भी अगर आप लोग जो नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग एक हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी अगर इसके बारे में आगे कुछ और बातें आप लोगों से करूं, यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा जो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है, तो इंडियन नेवल और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सचेंज की गई मल्टी डोमेन ऑपरेशन यहाँ पर यूएस कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के साथ में इंडियन एयरफोर्स का जो सदर्न एयर कमांड है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एयर कमांड एक बार आप लोग देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में एयरफोर्स के कमांडर उनके बारे में अगर बात करिए, प्रयागराज जो है यानी कि इलाहाबाद वो है सेंट्रल एयर कमांड, न्यू दिल्ली जो है वो है वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। शिलोंग जो है वो है यहाँ पर ईस्टर्न एयर कमांड, गांधीनगर जो है यहाँ पर गुजरात के अंदर में ये सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड, तिरुवनंतपुरम जो केरला के अंदर में ये सदर्न एयर कमांड, ठीक है। बाकी एक मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड है नागपुर और बेंगलुरु के अंदर। तो ये कुछ एयरफोर्स के बारे में अगर आप लोग जाने की इच्छा रखते हैं तो इनको आप लोग याद रख सकते हैं। जो बात करें प्रीवियस जो पैसेज एक्सरसाइज थी यहाँ पर विद यूएस, ठीक है। तो इंडियन नेवी की आप लोग को देखने को मिली थी यहाँ पर यूएस का जो यहाँ पर रोनाल्ड रेगन है अक्टूबर 2020 में, और इसके साथ में आप लोग को देखने को मिलती है पहले 2020 में जुलाई में भी। तो ये चलती रहती है। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे अगर यूएसए के बारे में हम लोग बात करें तो कई सारी और एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में है, ठीक है। युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में है। इसी के साथ में कोप इंडिया, ये एयरफोर्स के बीच में इंडिया और यूएसए की, ठीक है, जिसको कोप इंडिया बोला गया। इसी के साथ में रेड फ्लैग यूएसए की मल्टीलेटरल ये एयर एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज आप लोगों को पता ही है, जो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए और जापान की, अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के नाम आप लोग याद रखेगा। अच्छा, मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि क्वाड ग्रुप की कंट्री की वजह से भी ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है यहाँ पर रामगढ़ विषधरी, ठीक है। तो विषधारी है बेसिकली रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है। तो अभी यहाँ पर इसको चेंज कर 4th टाइगर रिजर्व इसको बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व अब टोटल देश के अंदर कितने हो गए, 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ग्लोबल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे याद रख सकते हैं आप लोग। रामगढ़ जो विषधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, ये लगभग 45 किलोमीटर बूंदी जो सिटी है यहाँ पर बूंदी, इसी के साथ में नैनवा रोड, जो कि खासकर रामगढ़ इसी के गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो विलेज रामगढ़ है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट बूंदी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। जो इसको नोटिफाई किया गया था यहाँ पर 1982 में, और लगभग इसका जो एरिया है यहाँ पर ये 252 स्क्वायर किलोमीटर में आप लोग को देखने को मिलेगी।
कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, टोटल एरिया जो आइडेंटिफाई किया जाता है इसके साथ में 2 और ब्लॉक हैं, अगर उनको भी काउंट आप लोग करके चलें, भिलवाड़ा या फिर बूंदी या इंद्रगढ़, इसी के साथ में देखने को मिलेगा बफर जोन जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ में कनेक्ट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, और 3 कौन सी है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर सेवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया जो अलवर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व हो गया यहाँ पर, ये आप लोगों को कोटा में देखने को मिलेगा। और चौथा कौन सा हो गया यहाँ पर, चौथा ही आप लोगों के सामने हो गया रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर राजस्थान से आप लोग पर्टिकुलरली आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसके ऊपर लगा लेना नोट, जो कि अगर राजस्थान से आप लोग आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक याद रख पाएं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डे देखे 3, एक तो नेशनल डॉक्टर डे के बारे में बात की, नेशनल सीए डे के बारे में, उसी के साथ में जीएसटी डे के बारे में। तो तीनों देश के डे हम लोगों ने डिस्कस किए। बेसिक न्यूज के अंदर जो हम लोग बात करें, शॉर्ट न्यूज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वे का जो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर बात की, इसके सफर के बारे में, टारगेट क्या है घटाने का ताकि लोगों की जान न जाए, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो काम किया गया चैनल से रिलेटेड कैसी लगी बताइएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वे के द्वारा पोल्यूशन के बारे में क्या बात की गई। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, अगर कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस होता है तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, याद रखना 155260, ये नंबर जरूर याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर बर्थ और डेथ रेट के बारे में बात की, कहाँ पर कितने सारे लोगों की सब जानी हम लोगों ने, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने इबोला के बारे में बात करी, लोकेशन भी आप लोगों को बताई जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर ड्रोन सर्वे के बारे में बात की और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में भी डिटेल में समझा। स्टेट न्यूज के अंदर में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो स्कीम है बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में जाना, डिटेल में समझी, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन कलेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की, कहां पर कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें। डिफेंस में हम लोगों ने यहाँ पर पैसेज एक्सरसाइज के बारे में बात करी, कहां पर कौन सी कमांड है, ये भी बेसिकली डिस्कस की। बायोडाइवर्सिटी के अंदर में हम लोगों ने राजस्थान से रिलेटेड जो चीजें समझी, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और बाकी कैसा रहा ये डिस्कशन, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं। अब क्वेश्चन इनके आंसर दीजिए, ठीक है, रिविजन किए बिना मत जाइएगा। बात करें यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है रोड एक्सीडेंट तो 50% कब तक रिड्यूस किया जाएगा, पीयूसी क्या है यहाँ पर ये आप लोग को बताना है, और किस पर्टिकुलर रूल के तहत यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर वाइटल स्टेटिक्स ऑफ इंडियन बेस जो है इसके बारे में बताइए, रिपोर्ट का पूरा नाम, कौन से राज्य हैं 3 जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहां पर खत्म कर दिया गया इबोला वायरस जो अनाउंस किया गया, कौन सी रिवर है नाम याद रखिएगा, कौन सी कंट्री में फर्स्ट टाइम ये इबोला वायरस देखने को मिला था, कौन सा लेक है यहाँ पर जिसका नाम दिया जा रहा है कि ये लेक के नाम पर ये डेटा कलेक्शन है। यहाँ पर बात करें रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो आप लोगों को बताना है कहां पर ये लोकेटेड है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, ये है आप लोगों के सामने बेसिकली 30 जून का जो आप लोगों का ये नैनो मैगजीन है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है जर्नल इलेक्शन जो एन एटलस, तो किसके द्वारा रिलीज किया गया यहाँ पर, ये कौन सा यहाँ पर जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया 2019 में, ये बताना है। यहाँ पर लड़का और लड़कियों में से किसके द्वारा ज्यादा वोट डाली गई, ये आप लोगों को बताना है, मेल या फीमेल के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर जो 23 स्टेट के अंदर में और यूनियन टेरिटरी के कौन सी मिनिस्ट्री जिसके द्वारा यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, इनके जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो धरती बर्बाद हो रही है, इसके बारे में बात की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एड्रेस किया गया यहाँ पर वीवा टेक के बारे में, ठीक है। तो वीवा टेक जो है यहाँ पर ये कौन सा एडिशन था, ये लार्जेस्ट डिजिटल स्टार्टअप इवेंट होता है, कहाँ होता है हर साल, ये आप लोग को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर कस्टमाइज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, ठीक है। तो किसके अंडर है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया ऑस्ट्रेलिया का एक पर्टिकुलर रीजन जिसको बोला गया डेंजर में है, इसको आप लोग बेसिकली प्रोटेक्ट करो, तो कौन सा एरिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री कौन से के अंडर आता है यहाँ पर ये बताना है। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताने की प्रेसिडेंट ऑफ जो यहाँ पर इंडिया किसके साथ में कोलैबोरेट करके डिस्कस करके ये कमीशन बनाता है। इसी के साथ में नीफा वायरस के बारे में बात की थी, तो ये यहाँ पर कहां पर अभी देखने को मिला इसका एंटीबॉडी, तो ये आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने। तो आंसर देख लेते हैं, इनको अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। चीफ इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पर श्री सुनील चंद्रा के बारे में बात की गई, तो जनरल इलेक्शन इनके द्वारा एटलस प्रस्तुत किया गया। 17th ये जनरल इलेक्शन थे और मोर देन यानी कि मेल से ज्यादा फीमेल के द्वारा वोट डाली गई 23 राज्य और यूनियन टेरिटरी को अगर मिला दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इन इंडिया रिलीज किया गया। 5वां संस्करण था यहाँ पर ये, और ये यूरोप में हर बार पेरिस के द्वारा विवा टेक आप लोगों को देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो कस्टमाइज क्रैश कोर्स की बात की गई यहाँ पर कोविड-19 के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये देखने को मिला।
कब लॉन्च की गई थी ये योजना, बताइए जरा। अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, इसको बेसिकली यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आता है। डीलिमिटेशन कमीशन जो है यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर ये महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर नीफा वायरस का एंटीबॉडी बेसिकली इसके बारे में बात की गई, ठीक है। तो कैसा रहा ये आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखिए आप लोगों की जो जून की द हिंदू की कंप्लीट डिस्कशन की पीडीएफ और जून की नैनो की कंप्लीट डिस्कशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है। अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ से अपने पास में रखना है तो इसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना, और बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। अगर लगता है लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो इससे जो सीखते हैं वो दूसरों को जरूर सिखाइए। अगर टाइम नहीं मिलता है दूसरों को सिखाने का तो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं दूसरों तक। और बाकी लेक्चर को रेट दिए बगैर मत जाइएगा, अगर कोई नेगेटिव रेट देना है तो उसमें बताइएगा कि नेगेटिव क्या लगा, ताकि इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।